हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन तीन चार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमेशा की तरह एक सुंदर सा रेड पेन हम चुन लेते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर हो पा रहा है? जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे फॉर्म होती है? बेसिकली हमें चार स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और चौथा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये चारों ही हम डीपली पढ़ने वाले हैं। जितना नोट्स में लिखा है उतना ही आपको लिखना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पूरे के पूरे मार्क्स की गारंटी आपके मैं लेता हूं, राइट। चलिए प्रमोशन देखिए, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इन्वॉल्व्स द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस। देखिए प्रमोशन करता है एक पर्सन जिसका नाम है प्रमोटर। द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रमोशन इज नोन एज अ प्रमोटर। प्रमोटर कौन है? आप और मैं किसी भी कंपनी के प्रमोटर हो सकते हैं। प्रमोटर कौन है? प्रमोट करने वाला नहीं। प्रमोटर वो एक इंसान है जिसके दिमाग में बिजनेस को सेटअप करने का आइडिया आया, बिजनेस खोलने का आइडिया आया। वो एक ओनर हो सकता है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो ओनर कोई भी हो सकता है, प्रमोटर कोई भी हो सकता है। प्रमोटर वो एक बंदा है जिसके दिमाग में आइडिया आया बिजनेस को स्टार्ट करने का, बिजनेस का आइडिया भी इसे आया, यही इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है और रिसोर्सेज को असेंबल कर रहा है, मतलब इकट्ठे कर रहा है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बनाने के लिए, राइट। जैसे मैंने बताया प्रमोटर कौन हो सकता है? एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। यस और नो? क्लियर हो गया? प्रमोशन स्टेज, प्रमोशन स्टेज में प्रमोटर का रोल बताया गया है, जिसके पास बिजनेस आइडिया होता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और रिसोर्सेज को असेंबल करता है। बस हमें यही लिखना है। चलिए देखिए, द प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। द प्रमोटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, दीज फंक्शन आर आल्सो नोन एज अ स्टेप इन द प्रमोशन स्टेज। यहां भी आप खत्म कर सकते थे सेंटेंस को या फिर अपने पैराग्राफ को। आगे लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। ये स्टेजेस आपको लिखनी जरूरी है बच्चों। मतलब प्रमोटर के फंक्शंस अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ प्रमोटर? तो हमें कौन कौन से स्टेजेस होती हैं बच्चों, स्टेप होता है? देखिए जी, सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या करता है प्रमोटर? सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। द प्रमोटर आइडेंटिफाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दैट एरिया। सबसे पहले क्या करता है वो पता लगाता है कि यार भाई, मैंने जो आइडिया सोचा है, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करने की सोची है, वो आइडिया बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, वो प्रोडक्ट बिकेगा भी या नहीं बिकेगा। चलो रिसर्च करके आते हैं, अपने एरिया में जाके पता करेगा कि भाई मैं अगर ये प्रोडक्ट बनाता हूं तो कोई लेने वाला है या नहीं है। रिसर्च करेगा, जाके पूछेगा लोगों से, मार्केट में जाके दाम पता करेगा अपने प्रोडक्ट की कि भैया मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो भाई कितने का रखूंगा, सारी चीजें रिसर्च करता है। तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कि यार मैं, या तो फिर हो सकता है उसके दिमाग में कोई प्रोडक्ट ही ना हो, बिजनेस की सेटअप करने की सोची हो, तो वो आइडिया लगाएगा यार मैं कौन से अपने एरिया में प्रोडक्ट बनाऊं या बेचूं या इस चीज का धंधा करूं जिसके चलते मेरा बिजनेस ग्रो हो पाए, मेरे प्रोडक्ट बिक पाए, राइट। द प्रमोटर एनालाइजेस द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। मतलब पूरी वो मार्केटिंग रिसर्च करता है। इस स्टेप में क्या हो रहा है बच्चा लोगों? मार्केटिंग रिसर्च कर रहा है वो, घर घर जाकर, शॉप्स वगैरह में विजिट कर कर, दुकानों में जाकर, कि यार अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, कितने प्राइस पे रखूंगा, कितना कैपिटल रखेगा, कहां से मैं लेके आऊंगा, कहां मेरे कस्टमर होंगे, कैसे मैं डिलीवर करूंगा, कैसे मैं आफ्टर सेल सर्विसेज दूंगा, सारी चीजें। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देन कम्स द फीजिबिलिटी स्टडी। प्रमोटर के ही फंक्शन पढ़ रहे हैं, सेकेंड फंक्शन है फीजिबिलिटी में बच्चों। तीन चीजें आती हैं। पहली चीज ये टेक्निकल फीजिबिलिटी। टेक्निकल में क्या मतलब होता है? समटाइम द आइडिया इज गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इंप्लीमेंट द आइडिया। इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट्स और टेक्नोलॉजी। कभी कभी क्या होता है, अतरंगी सतरंगी हम सोच तो लेते हैं, लेकिन उसको टेक्निकल एस्पेक्ट से बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता।
किस वजह से हो सकता है? उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेंगे, आपने एक इंपोर्टेड कार का सपना तो देख लिया यार मैं ये कार बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, इनपुट्स जो चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा आइडिया। इसलिए हमें सबसे पहले टेक्निकल एस्पेक्ट देखना है उसका कि यार वो प्रोडक्ट जो मैं बनाने की सोच रहा हूँ, वो प्रोडक्ट जिस मशीनरी से बनेगा, क्या वो मशीनरी इजीली अवेलेबल है, क्या मैं जुगाड़ कर पाऊंगा, अरेंज कर पाऊंगा, यस और नो? अगर आंसर यस रहता है तो वो आगे बढ़ता है। फिर करता है वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल मतलब पैसों से, जी हाँ। If the required capital or funds for the business idea is so large that these cannot be arranged within the available mean, then it is said to be financially unfeasible. अगर पैसों की जितनी जरूरत है उससे कई ज्यादा आपको कैपिटल रिक्वायर्ड है, मतलब प्रोडक्ट आपने सोच लिया है, कोई भी मतलब इंपोर्टेड कार का ही आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपने सोचा था यार 1 करोड़ में हो जाएगा मेरा काम, लेकिन एक्चुअल में जब आपने रिसर्च पता लगा तो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट हो रही है, जो कि टेक्निकली या फिर फाइनेंशियली अनफीजिबल है, भैया बस की नहीं है हमारे, राइट? तो आपको यह भी पता करना है जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसमें पैसा कितना लगेगा, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट प्रोडक्ट। देन कम्स द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मार्केट में जाके पता करोगे भाई का कोई लेने वाला भी है या नहीं है। आपने देख लिया टेक्निकली तो बन जाएगा, मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, पैसा भी हमारे पास अवेलेबल है, और मार्केट में जब आपने प्रोडक्ट भेजा या दिया, कोई लिया ही नहीं। समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज अबंडेंट जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है, मतलब चीजें बिकी नहीं रही तो प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है? तो हमें भैया प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में जो चीजें बिकती है हमें वही चीजें बनानी है। देयरफॉर मार्केट रिसर्च शुरू में करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये फिजिबिलिटी स्टडी करी जाती है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखी जाती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखी जाती है, और टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाती है। हो रहा है बच्चों? प्रमोटर के 2 फंक्शंस हमने कर लिए हैं, पहला एनालाइज करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, फिर दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी करेगा, तीसरा क्या है? नेम अप्रूवल, ठीक है? अब यहां पर क्या है? नेम अप्रूवल, हमारा नेम अप्रूवल लेगा, ठीक है? प्रमोटर क्या करेगा? नेम अप्रूवल लेगा। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्टर सो दैट इट डज नॉट मैच विथ एनी अदर कंपनी, ठीक है? अब यहां पर एक और चीजें करनी पड़ेगी, प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा? नेम अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 कंपनी का नाम सिमिलर नहीं हो सकता, इसलिए वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा, जो भी फॉर्मेलिटी बोलेगा वो उसको करनी पड़ेगी, राइट? ताकि आप अपना एक अच्छा सा नाम रख सकें। देन यू हैव अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है? प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें पर्पस, रीजन वगैरह सब कुछ मेन जो चीजें होती हैं वो लिखी रहती है। यूजुअली द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी शुरुआत से आपके बिजनेस के साथ हैं, जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स आपके साथ हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं आपके साथ, जो आपके पार्टनर्स बनना चाहते हैं, आप उनसे मेमोरेंडम में सिग्नेचर कराते हैं, सिग्नेटरीज बन जाते हैं वो, और यूजुअली द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वही फर्स्ट डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं, राइट? चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब यार प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट तो होगी, बिजनेस खोल रहे हो, तो प्रमोटर ब्रोकर्स को अपॉइंट करता है। ब्रोकर क्या करेगा? शेयर्स वगैरह का देखेगा, ठीक है? अंडरराइटर्स अपॉइंट करता है जब सिक्योरिटीज वगैरह सेल एक्सचेंज करनी होगी। सॉलिसिटर्स को अपॉइंट करता है, लॉयर्स वगैरह को। बैंकर्स को जब आप पैसों का लेन देन करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट वगैरह आएंगे, अलॉटमेंट होंगे शेयर्स वगैरह के, ताकि स्मूथली कंपनी चलती रहे, प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। देन प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा प्रमोटर का? A promoter takes up this step to prepare legal document of the company which have to be submitted to the registrar at the time of incorporation. हमारी नेक्स्ट स्टेज क्या थी? इनकॉर्पोरेशन थी ना। तो प्रमोटर जो है नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट बनाएगा, रजिस्ट्रार को सबमिट करा पाएगा, ताकि इनकॉर्पोरेशन की उसको सर्टिफिकेट मिल सके, उस स्टेज तक हम पहुंच सके। यहां तक क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? सबसे पहले प्रमोटर्स क्लियर हो गया। अब ये स्टेज हमारी 2 है बच्चा। स्टेज फर्स्ट में हमने पहला क्या देखा? पहला देखा प्रमोटर के बारे में, ये स्टेज हमारी सेकंड है। स्टेज सेकंड में हमने आ गए हैं इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में। इनकॉर्पोरेशन रेफर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत कंपनी को रजिस्टर करना इनकॉर्पोरेशन कहलाया जाता है। अब यहां पर कौन कौन सी स्टेजेस होती है बच्चों? सबसे पहली है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम अप्रूवल ले लिया प्रमोटर ने, अब
रजिस्टर को ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे प्रमोटर को। देखिए क्या क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज, द रिटर्न कंसेंट, कंसेंट मतलब परमिशन ऑफ द डायरेक्टर्स टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, मतलब जिन सिग्नेटरीज की आपने सिग्नेचर लिए थे उनका आपको रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफ द ऑफिस, नोटिस वगैरह आपको एड्रेस वगैरह मेंशन करना पड़ेगा। स्टेचुटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट द फॉर्मेलिटी रिलेटेड द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आर ड्यूली कंपाइल्ड। ठीक है, आपको एक डिक्लेरेशन भी देना है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन सबमिट करी है वो आपकी नॉलेज से पूरी है। अच्छा, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी बच्चा लोगों, तो आपको ये चीजें रटनी पड़ेगी, राइट। इनकॉर्पोरेशन में पहले हमने पॉइंट्स कर लिया है, पहली स्टेप कर लिया, फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस अलॉन्ग विद द फिलिंग ऑफ अबव डॉक्यूमेंट, द प्रेस्क्राइब्ड फीस, रजिस्ट्रेशन की जो बच्चा फीस होगी वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। अच्छा, फीस डिपेंड करता है आपका ऑथराइज कैपिटल में, कितना ऑथराइज कैपिटल है, ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा फीस होगी, नहीं तो थोड़ी कम फीस होगी, यस और नो। देन यू हैव द रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार क्या होता है, एक पर्सन होता है बच्चों जो डॉक्यूमेंट वगैरह ले रहा है आपसे, वेरीफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट को, और जब सेटिस्फाई हो जाता है नेम ऑफ द कंपनी इन इज रजिस्टर, और कंपनी का नाम अपने रजिस्टर पे वो नोट डाउन कर लेता है, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली स्टेज आ चुकी है। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी, इफ द रजिस्टर इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में वो सबमिट कर लेता है रजिस्ट्रार, तब वो नेम जो कंपनी का रजिस्टर करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देता है। दो स्टेजेस कंप्लीट, प्रमोटर ने क्या करा, आइडिया से लेकर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों चीजें हमने ले ली है। हो रहा है बच्चों क्लियर। अब देखिए तीसरी स्टेज आ गई हमारी, स्टेज थर्ड, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ठीक है, समझने वाली चीज क्या है, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के मिलने के बाद प्राइवेट जो कंपनी है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को और आगे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। जो थर्ड स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की, वो सर्टिफिकेट भी पब्लिक कंपनी को लेना पड़ेगा। तो ये आगे के स्टेप हैं स्पेशली फॉर द पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले है सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि बैंक को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करती है। स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेबी हमारे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सबमिट कराने पड़ते हैं सारे इंफॉर्मेशन सेबी के साथ, ताकि वो अपनी सिक्योरिटीज जो है, अपने शेयर जो है वो शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट को कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं, ताकि शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को इशू कर पाए, राइट। अब ये शेयर इशू करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। सेकेंड स्टेप, प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब जैसे मैंने बताया था आपको, कंपनी को शेयर इशू करने से पहले एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ सर्कुलर है, या फिर इसको हम इन्विटेशन बोलेंगे, इशूड टू इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये एक तरह का इन्विटेशन है जो कि हम जनरल पब्लिक को देते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। क्यों खरीदो, इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, हमने उसमें रीजन लिखा है, हमने लिख रखा है कि हम कितने में शेयर बेच रहे हैं, आपको क्या प्रॉफिट होगा, कैसे आप हमारी कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब प्रोस्पेक्टस में वो सारी चीजें मेंशन होती है जो कि जनरल पब्लिक को जानना जरूरी है। दिस डॉक्यूमेंट हैज टू बी डिपोजिट विद द रजिस्टर। ये डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को सबमिट कराना जरूरी है, रजिस्ट्रार इसको सारी डिटेल्स पढ़ेगा और फिर अप्रूवल देगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब जो प्रमोटर है शेयर इशू करने से पहले भी अपॉइंटमेंट लेगा, प्रोफेशनल्स का तो अपॉइंटमेंट कर लिया, लेकिन अलग और जो प्रोफेशनल्स है उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, बैंकर्स वगैरह को अपॉइंट करना पड़ेगा, ब्रोकर्स वगैरह को, क्योंकि यहां पर एक प्राइवेट कंपनी से कंपैरिजन करें पब्लिक कंपनी में तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, बैंकर्स की, ब्रोकर्स की, अंडरराइटर्स की। ठीक है, टू रिसीव एंड डिपोजिट द एप्लीकेशन मनी, बैंकर्स आर अपॉइंटेड। डिपॉजिट जो आएगा, एप्लीकेशन मनी जो आएगी, एप्लीकेशन मनी का फंडा भी मैं समझाने वाला हूं। एप्लीकेशन मनी को मैनेज करने के लिए बैंकर की जरूरत पड़ेगी। टू सेल द शेयर्स, ब्रोकर्स की जरूरत पड़ेगी शेयर्स को सेल करने के लिए। ठीक है, इफ द कंपनी इज नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर्स, इट में अपॉइंट अंडरराइटर्स को भी वो अपॉइंट कर सकती है शेयर्स वगैरह को मैनेज करने के लिए, राइट। चलिए,
पॉइंट आ जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। ये पॉइंट समझिएगा, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट मतलब शेयर्स प्रोवाइड कराना, बेचना जनरल पब्लिक को, अनलेस अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव, जब तक एक मिनिमम अमाउंट, सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव नहीं होता कंपनी को, तब तक वो अलॉटमेंट करना स्टार्ट नहीं कर सकती है। इफ अ कंपनी प्लान्स टू इशू, एग्जांपल है ये, देखिए, इफ अ कंपनी प्लान टू इशू 10,000 शेयर्स, 10 रुपए, एक शेयर 10 रुपए का है, और 10,000 शेयर अगर कंपनी इशू करना चाहती है, उससे पहले, इशू करने से पहले उसको 9,000 शेयर्स का अलॉटमेंट रिसीव होना जरूरी है। पूरा बच्चों क्लियर? थोड़ा सा इजी एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। मान के चलिए मुझे एक बुक बनानी है, एक बुक लिखनी है, जिसके लिए मुझे 200 रुपए की रिक्वायरमेंट है। बुक महंगी बनती है, लेकिन मुझे अभी 200 रुपए की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मुझे पता है कि भाई मैं शेयर्स को अलॉट कर कर, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखकर शेयर्स को अलॉट कर कर जनरल पब्लिक से पैसा ले सकता हूं। ठीक है, जनरल पब्लिक मान के चलिए आप है, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे 200 रुपए दे दीजिए और 1 महीने बाद मैं आपको 300 रुपए दे दूंगा, 100 रुपए ऐड करके। ठीक है, आप बोलोगे ये तो फायदे की चीज है, चलो मैं आपको 200 रुपए दे देता हूं, 1 महीने बाद मुझे वो 300 रुपए मिल जाएंगे। और सबसे मेन चीज क्या है, आपको मुझ पे ट्रस्ट है। हर कंपनी जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करती है, राइट, उनके पास लोग पैसा देने से कतराते हैं। इसलिए ही तो सेबी ने क्या रूल इंपोज करा है कि 90% जितना आप मांग रहे हो पब्लिक से, उतने की डिमांड पहले आनी चाहिए। कि मतलब आपने सोच लिया है, सेबी को बोल दिया भाई ये 100 लोगों को मैं देना चाहता हूं, तो कम से कम 90 लोगों की डिमांड आनी चाहिए आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, या फिर इसमें रिफंडिंग वगैरह। ठीक है, तो यहां पर 200 रुपए की चीज, अब होता क्या है देखिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने मुझे 200 रुपए दे दिए, अब 200 रुपए में मैंने बुक लिख ली है। अब जो मैं बेचूंगा वो तो ज्यादा मैं बेचूंगा ना, तो जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसमें से, प्रॉफिट में से आपको 100 रुपए निकाल के 300 रुपए दे दूंगा 1 महीने बाद। 1 महीने बाद तो मैं अरेंज कर लूंगा ना, मेरी बुक बन जाएगी, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा बुक को बेचने के बाद, तो उसमें से मैं आपको अरेंज करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है, शेयर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है। हो रहा है ना क्लियर? तो सेबी ने एक रूल इंपोज करा है कि जितने की भी आप अलॉटमेंट निकाल रहे हो, उसका 90% आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना चाहिए पहले ही एडवांस में। अगर नहीं रिसीव होता 90% उसका, तो आपको सारे शेयर्स रिफंड करने पड़ते हैं, या फिर 90% मान के चलो नहीं आए, तो 90% लोगों के जितने भी आप रिसीव करा है अलॉटमेंट अमाउंट, वो रिफंड आपको करना पड़ता है। राइट, तो ये बहुत अच्छा रूल इंपोज करा है, नहीं तो कोई भी लोगों को बेवकूफ बना सकता है। ठीक है, इसलिए कई कंपनी है, मान के चलिए रिलायंस कंपनी है, जिसने अपने 10,000 शेयर इशू करे हैं 10 रुपए ईच का, तो इजीली 90% अलॉटमेंट अमाउंट उसके पास आ जाएगा, या 100% आ जाएगा, सब लोग ही खरीदना चाहेंगे। राइट, तो कंपनी की रेपुटेशन में भी डिपेंड करता है। इसलिए जो अनरेपुटेटेड फर्म है उनके लिए ये रूल इंपोज करा है कि एक्चुअल में 100 लोगों को आप बेचना चाहते हो, तो कम से कम 90 लोगों की डिमांड आपके पास आनी चाहिए कि भैया वो चीज लेना चाहते हैं। इससे आपका भी फायदा है और उन लोगों का भी फायदा है। यस और नो? चलिए, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में अब लिस्ट करना है आपकी कंपनी को। अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट सिक्योरिटी। ठीक है, सेबी वगैरह की सारी चीजें हमने कर ली है। अब हमें स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी दिल्ली में, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई वाले में। द कंपनी में अप्लाई टू एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर आप को परमिशन लेनी पड़ेगी। The stock exchange authority verify the final soundness of other aspect of the company and if they satisfy then the name of the company is listed। तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और अगर आप सब कुछ ठीक रहता है तो आपको वेरिफिकेशन प्रोवाइड करा देंगे, आप उनके स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में जब कंपनी लिस्ट होती है तभी जनरल पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स ले पाती है। शेयर्स लेने के लिए जनरल पब्लिक सीधा कंपनी में नहीं जाती है, बल्कि स्टॉक मार्केट में जाती है, जहां पर उस कंपनी के स्टॉक लिस्ट होते हैं। यस और नो? चलिए बच्चा लोगों, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का टॉपिक आ गया। द कंपनी हैज टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद अ रजिस्टर स्टेटिंग द नेम, एड्रेस एंड द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में बताना है,
मतलब जब भी आपने एक अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव कर लिया है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इतने लोग हमारे कंपनी में इंटरेस्टेड हैं शेयर्स लेने के लिए, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। द कंपनी हैज टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्टर स्टेटिंग द नेम, एड्रेस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर्स को कितना है, प्लस रिफंडेबल जो भी अमाउंट है, इफ इन केस वो रिफंड कर रही है तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, है ना, 90% अगर रिसीव नहीं हुआ तो वो डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। चलिए, लास्ट स्टेज आ गई बच्चा लोगों अपनी, कमेंसमेंट। कमेंस मतलब स्टार्ट करना। आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज, रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी अप्लाइज टू रजिस्टर टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस। सब कुछ हो गया भैया, इनकॉर्पोरेशन मिल गया, कमेंसमेंट भी मिल गया, मतलब सेबी वाली सारी हमने फॉर्मेलिटीज कर ली, स्टॉक मार्केट में हमारा नाम लिस्ट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए अप्लाई करना है। क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट लगेगी, सारी चीजें हमारी हो गई है, बस डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कराने हैं। A declaration लगेगा that the shares payable in cash has been subscribed and minimum subscription has been received। आपको एक डिक्लेरेशन फिल करके प्रोवाइड कराना है रजिस्टर को कि भैया हमने अलॉटमेंट निकाल दिया है और हमें 90% रिसीव भी हो चुका है, इसलिए हम रेडी टू गो हैं, हम लिस्ट करने के लिए तैयार हैं, जनरल पब्लिक से पैसा रिसीव करने के लिए तैयार हैं। डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश, डिक्लेरेशन देना है कि भैया डायरेक्टर ने कैश में पेड कर दिया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो उन्होंने शेयर ले रखे थे, राइट। चलिए, नेक्स्ट डिक्लेरेशन क्या देना है, अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट। ठीक है, इफ इन केस अगर एप्लीकेंट को कोई पैसा देना है तो हमने उसको पेंडिंग कोई नहीं रखा है, हमने उसको पे बैक कर दिया है, पेंडिंग में हमारा किसी के खिलाफ कोई भी वो नहीं चल रहा है, राइट। द रजिस्टर विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट, रजिस्टर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, सबमिटेड बाय द कंपनी, जो भी कंपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करे उनको वेरीफाई करेगा, और फाइनली कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। यस और नो, क्लियर हो रहा है। तो हमने राम कथा यहां पर एंड कर दी है। ठीक है, तो ये तीनों को सीक्वेंस में पढ़िएगा, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फिर हमारा कमेंसमेंट। क्लियर हो पा रहा है, तीनों स्टेजेस को मैंने लिंक करके पढ़ाया आपको। ये पूरा टॉपिक एक ही बार में पढ़िएगा ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो सके। उम्मीद कर रहा हूं समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका सब कुछ फर्स्ट क्लास आपके समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।